गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ल्यासा की ओर और इसका लिखा है राहुल संकृत्यायन जी ने। तो सबसे पहले हम आइए लेखक राहुल संकृत्यायन के बारे में समझते हैं। राहुल संकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गाँव पंदाहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। पिता का गांव जो था वो कनैला में था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किया। तब से उनका नाम राहुल संकृत्यायन हो गया। जब से इन्होंने बच्चों बौद्ध धर्म ग्रहण किया तब से इनका नाम राहुल संकृत्यायन पड़ गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल संकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। मतलब इतनी सारी लेखनी इन्होंने लिखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमाग की गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, उनकी ये सब प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा बच्चों दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। और राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अत्यंतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन किया। तो बच्चों इसमें यात्रा वृत्तांत जो है राहुल संकृत्यायन जी ने ज़्यादा लिखा है। मतलब जहाँ जहाँ ये यात्रा करने जाते थे, घूमते टहलते थे और वहाँ जो भी कुछ ये देखते थे जो अच्छा होता था रचना करने लायक, उन सब का लाभ उठाकर इन्होंने विस्तार से वर्णन किया। मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, ऐसा राहुल संकृत्यायन जी मानते हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। मतलब सामने आपको दिखाया। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में लगभग नेपाल के रास्ते की थी, यानी नेपाल के रास्ते जाकर किया था। उस समय भारतीयों को तिब्बत की अनुमति नहीं थी। मतलब तिब्बत में भारतीय लोग नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे छद्म वेश में की। मतलब भिखमंगे के, गरीब के वेश में की। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया गया है। यानी ल्हासा की ओर जाने के लिए जो रास्ते हैं वो बहुत कठिन हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में इसका वर्णन किया। और इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है बच्चों कि उस समय का तिब्बती समाज किस तरह से था। अब आइए हम लेसन पढ़ते हैं। ल्हासा की ओर, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिट पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। मतलब जब मेन रोड नहीं खुला था तो हिंदुस्तान की जो चीज़ें होती थी तिब्बत में जो जाती थी वो इसी रास्ते से जाती थी, जिससे ये लेखक गए। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। मतलब व्यापार के लिए व्यापारी ही नहीं बल्कि सैनिक भी आते जाते थे। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे जहाँ पर वो लोग रुकते थे, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। मतलब कभी चीनी फौज लोग रहते थे। आजकल बहुत से फौज मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। मतलब बहुत सारे ऐसे फौजी मकान थे जो गिर गए हैं और वहाँ पे अब किसान लोग अपना घर बना लिया है। वहाँ का घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्त एक चीनी किला है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। मतलब एक ऐसा प्रत्यक्त यानी त्यागा हुआ किला है जहाँ पर ये चाय पीने के लिए रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा करती हैं। तो बच्चों ये वहाँ का ख़ास बात है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। मतलब ज़्यादा गरीब या भिखमंगे जो होते हैं उनको घर के आसपास आने नहीं देते हैं कि कहीं ये घर में आके चोरी ना कर ले। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। अगर आप साधारण व्यक्ति दिखते हैं तो आप उन लोगों के घर के अंदर तक भी जा सकते हैं।
चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी जा सकते हैं। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं कि लो मेरे लिए बना दो, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोड़ी में कूद कर उसे दूध वाली चाय के रंग का बनी मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी खोटी में रख के आपको दे देगी। वहाँ के लोग बच्चों मक्खन और सोडा नमक डालकर चाय पीते हैं, और अपने यहाँ के कैसे पीते हैं? चीनी और चाय की पत्ती और दूध डाल के पीते हैं, और वो लोग मक्खन सोडा और नमक डालकर पीते हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं, और चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत फिर होती है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है हम बाहर बैठे हैं, अंदर दे दिए सामान, पता नहीं सब सामान यूज करेंगे कि नहीं, तो आप भी जा कर के आराम से कर सकते हो, इतना छूट था। प्रत्यक्ष चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठी उसे दे दी। मतलब एक आदमी आया और बोला तुम कौन हो, इस मार्ग से आए हो तो मुझे कुछ दो, तो उसने 2 चिट्ठी दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते थे। भिखमंगे के ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते फिर लौटे, और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में। तो मतलब जब ये गए थे तो भिखमंगे बनकर गए थे, और वहाँ से जब वो लौटे तिब्बत से तो 5 साल बाद लौटे, और वो भद्र यानी बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति जैसे दिखते हैं, वैसे एक अच्छे व्यक्ति के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। मतलब भिखमंगे बन के गए थे तो इनको जगह मिली थी रहने के लिए, लेकिन जब ये भद्र वेश में जो है आए तो फिर इनको कोई अपने यहाँ ठहरने नहीं दिया, तो इन्होंने जो है एक झोपड़ी में ठहरे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ यानी शराब पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं उस समय। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था, जो कठिन रास्ता था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक की कोई गांव गिराव नहीं। मतलब 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर रास्ता था और उसके आसपास कोई गांव ही नहीं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ नदी पहाड़ दिखाई पड़ते थे। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, मतलब लूटपाट करने के लिए। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता था। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। वहाँ पे कोई जो उनका रक्षा करने वाला नहीं, कोई कानून नहीं है, इसीलिए वहाँ के जो सदस्य होते हैं, लोग होते हैं, वो अपने साथ में लाठी और पिस्तौल बंदूक लेकर के चलते हैं डाकुओं से बचने के लिए। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा होता है, इसीलिए डाकू क्या करते हैं, जब किसी को लूटते हैं तो सबसे पहले उसे मार डालते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची यानी दया दया करके 1 पैसा कहते कि दे दो, तो भीख मांगने लगते, इस तरह से मांगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लटकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, एक पे आप बैठ जाना और एक पे मैं, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे, इतनी ऊंचाई पे रास्ता था। हमारी दक्षिण यानी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सफ़ेद शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर यानी सफ़ेद शिखर। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी उस पर कोई पौधा पेड़ कुछ भी नहीं, ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ी वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। डांडे में जो लोग अपने देवता को मानते थे, पूजते थे, तो वो डांडे की तरफ ही उनका स्थान था। जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था उनका स्थान। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, मतलब
नीचे आ गए थे ऊंचाई पर से। चढ़ाई तो कुछ दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। यानी ऊंचाइयों पे जब चढ़ना होता तो मुश्किल होता, लेकिन उतरना कितना आसान होता है। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा होगा और उसे मारना मैं नहीं चाहता था, इसीलिए धीरे धीरे वो चल रहा था और मैं बहुत पिछड़ गया अपने दोस्तों से। और मैं दोकिने वक्तों की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान ही नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, इतना धीरे चल रहा था। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लटकोर का रास्ता दाहिने वार है और हम किधर चले आए, बाएं ओर। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, यानी फिर वापस वहाँ तक आए। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले मुझे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। कंडे यानी गोबर के जो बनाए उपले होते बेटा, उनको कंडे कहते हैं। और उसको 2 कंडे टोकरे उन्होंने क्या बोला, 2 टोकरी कंडे हमने जला डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। ये बात सुनकर क्या जवाब दिया कि लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था, लेकिन पहुंच ही गया। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्द वह ठंड भी हो जाता था। लटकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुप्पा खाने को मिला। अब हम तिरड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिरड़ी समाधिगिरी, इसका पूरा नाम है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। मतलब वहाँ पे उजाले के लिए पतले पतले कपड़े की चिरी बत्ती बना करके गंडे में लगाकर जलाते थे। और इतना सारा था कि वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बोधगया से लाए गए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्यासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो सुमति ने स्वीकार कर लिया इस बात को। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, यानी सामान को ढोने वाला, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े को सिर से ढांक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। मतलब इस समय जब चढ़ाई कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो 2 बज रहा है और सूरज भी खूब तेज़ी से जल रहा है। ललाट धूप से जल रहा है, यानी मत्था, और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है, यानी आगे से खूब धूप लग रही है और पीछे से ठंडी। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिरड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी मिलने का बहाना करके सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा कि मुझे एक आदमी से मिलना है, इसलिए आप जो है यहाँ नहीं बल्कि सेकर बिहार की तरफ चलिए। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगारी करने वाला बेटा जो होता है वो काम तो करता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते, तनख्वाह नहीं मिलती है। ज़बरदस्ती उसको पकड़ कर लाते हैं, काम करवाते हैं और फिर भगा देते हैं। उसे कहते हैं बेगारी। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, कोई भिखारी होता है उसको भेजते हैं, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है, क्योंकि वही पूरा का पूरा खेती बाड़ी को संभालता देखता है। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिसको हम नमशे कहते हैं, बड़े भद्र पुरुष थे, यानी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन वहीं भी लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं होगी, मतलब इतना वजन। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे वहाँ जाने में, लेकिन
वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। मतलब इनको ऐसा लगा कि गए हैं तो 2-3 दिन में आने जाने में इनको लगेगा, लेकिन उसी दिन ये दोपहर तक वापस आ गए। तिरड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमशे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये था बच्चों इनकी जो है यात्रा वृत्तांत तिब्बत की। जो ये तिब्बत के रास्ते जो है ल्याशा की ओर गए थे घूमने। तो 2-4 गांव में इन्होंने घूमा और वहाँ जो भी कुछ इन्होंने अच्छे से देखा और उसका जो है यहाँ पे विस्तार पूर्वक वर्णन किया है लेखक ने। अब इससे संबंधित नीचे प्रश्न आते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ करके स्वयं लिखना है, लिख कर याद भी करना है। रचना अभिव्यक्ति भाषा अध्ययन है और नीचे जो है पाठ्य सक्रियता है, उसके बाद जो है शब्द छवि है। यहाँ तक के प्रश्नों को आपको लिख कर याद करना है और ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। ओके, थैंक यू।